हेलो सूर्या। हेलो यशी। नमस्कार मैम। नमस्कार। आज न्यू लेसन केमिस्ट्री का स्टार्ट करना है। चैप्टर 9। एटॉमिक फाउंडेशंस ऑफ मैटर। एटॉमिक फाउंडेशंस ऑफ मैटर। ठीक है। इसमें सबसे पहले हमको जानना है कि फिजिकल चेंज क्या होता है एंड केमिकल चेंज क्या होता है, और फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज होते समय क्या क्या चेंजेस आते हैं या क्या क्या चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज उस चेंज को कहा जाता है जिसमें जो मटेरियल है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में ही सिर्फ चेंज होता है और उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, इसमें सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है। तो हम लोग डेफिनेशन में लिख सकते हैं फिजिकल चेंज द चेंजेस in which only the physical properties of the material change। सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। जैसे एग्जांपल दे, जैसे आपको बताएं कि जैसे वाटर है, अगर उसको हम फ्रीजर में रख दें तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका फॉर्म चेंज हो गया, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, लेकिन वो वाटर वाटर ही रहेगा आइस में भी कन्वर्ट होने के बाद। अगर हम आइस को मेल्ट करेंगे तो वो वापस हमें वाटर मिल जाएगा, और या वाटर को गर्म करेंगे तो स्टीम जो बनेगी वो स्टीम भी वाटर ही होती है। अगर स्टीम को ठंडा करेंगे तो वापस वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है लेकिन जो मटेरियल है वो वही है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। द चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल चेंज। नो न्यू सब्सटेंस, नो विल फॉर्म। कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, और इसमें जो है केमिकल कॉम्पोजिशन भी मटेरियल का चेंज नहीं होता है। ये भी लिख लीजिए, देयर इज नो चेंज इन द केमिकल composition of the material।
ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर नोट करना चाहे तो एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल दिया आइस वाला। आइस को अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं वाटर, और वाटर को कन्वर्ट कर रहे हैं स्टीम में, तो ये फिजिकल चेंज है। आइस देखो यहाँ पर, और अगर स्टीम को हम ठंडा करेंगे तो ये बैकवर्ड भी हो सकता है ना, वाटर बन जाएगा, और वाटर को ठंडा करेंगे तो ये वापस आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह के चेंजेस जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं फिजिकल चेंज। एक और एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे एक पीस ऑफ पेपर हमने लिया और उस पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया, तो पेपर की जो कैरेक्टर है वो तो नहीं चेंज होगा, भले वो पीस बड़ा था पहले और अब पीस छोटे हो गए, तो उसके फिजिकली तो वो चेंज हो गया, उसके साइज में चेंज आ गया, लेकिन उसमें केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं हुआ, पहले भी वो पेपर था और वो अभी भी पेपर ही है। तो इस तरह के चेंज को हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल 2 लिख सकते हैं, टीयरिंग ऑफ पेपर, ये भी फिजिकल चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज उन चेंजेस को कहते हैं जिसमें केमिकल कॉम्पोजिशन मटेरियल का चेंज हो जाता है और नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, ऐसे चेंजेस को हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। द चेंजेस इन विच केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस चेंज एंड न्यू सब्सटेंस, जब केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा तो कुछ नई चीज बन जाएगी, एंड न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म, ये केमिकल चेंज है। जैसे इसमें भी हम लोग एग्जांपल चाहे तो एक ले सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस है। मैम दही। यस, मैम कर्ड। दही। क्या पूछ रहे हो? मैम बता रहे हैं दही। दूध से दही जो बनती है। हाँ हाँ, दूध से दही का बनना भी केमिकल चेंज है, क्योंकि ऐसे चेंजेस रिवर्स नहीं होते, दही से वापस हम दूध नहीं बना सकते, और दूध की जो प्रॉपर्टी होती है और दही की जो प्रॉपर्टी होती है एकदम अलग होती है ना, तो उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पर जैसे हम एग्जांपल दे रहे थे, हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, और दोनों मिल करके वाटर बनाता है, वो लिक्विड है ना। हाइड्रोजन जो होता है गैस खुद बर्न हो जाती है बहुत तेजी से, ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प करती है, जबकि वाटर जो होता है वो आग को बुझाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो थे इनिशियल सब्सटेंस, वो दोनों मिलकर के नया सब्सटेंस फॉर्म कर लिए, वाटर। तो इस चेंज को हम कहते हैं केमिकल चेंज, इसमें वाटर न्यू सब्सटेंस है जो बना। ठीक है, दूसरा एग्जांपल तुमने जो बताया वो भी लिख देते हैं, मिल्क से
कर्ड का बनना, ये भी केमिकल चेंज है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि फिजिकल चेंज किस तरह से होता है और केमिकल चेंज किस तरह से होता है। अब हमें देखना है कि जब ये फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज होता है तो इसमें जो हमने इनिशियली सब्सटेंस लिया था और लास्ट में जो प्रोडक्ट बना, चाहे फिजिकल चेंज के बाद या केमिकल चेंज के बाद, तो क्या उसके मास में कोई चेंज होता है या नहीं। तो इसको हम लोग डिफरेंट एक्टिविटी से चेक करेंगे। ठीक है, वेदर मास हैज चेंज ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंज। वेदर मास हैज चेंज ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंज और नॉट, चेंज होता है या नहीं, ये इसको हमें चेक करना है। ठीक है, इसके लिए एक्टिविटी दी है आपकी बुक में, एक्टिविटी 9.1। इस एक्टिविटी में लिया है 100 ml वाटर लिया है, उसका वेट कर लिया, और एक स्पैचुला, हमने बताया था ना लैब में होता है स्पैचुला, स्पून की तरह होता है मेटल का, उसको हम लोग सॉल्ट वॉल्ट निकालने के लिए यूज करते हैं। तो 100 ml वाटर लिया और एक स्पैचुला फुल करके सॉल्ट ले लिया। ठीक है, अलग अलग लिया है दोनों को, और दोनों का वेट ले लिया बिग मशीन पे रख करके, दोनों का वेट ले लिया। अब इसके बाद जो वाटर बीकर में लिया था उसमें इस सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया, तो डिसॉल्व करने पे सॉल्यूशन बन गया, तो यहाँ चेंज हो गया। तो लेकिन ये चेंज फिजिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्यूशन को गर्म करेंगे तो पानी एवापोरेट हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा और सॉल्ट नीचे बच जाएगा, तो हम वापस ओरिजिनल सब्सटेंस हमको मिल जाता है। तो ये फिजिकल चेंज है। तो इसमें हमने देखा कि वेट लिया सॉल्ट का, वेट किया लिया, और उसके बाद यशी राजपूत, आप दो जगह से कैसे हैं ज्वाइन, यशी राजपूत यस मैम। तुम दो जगह से कैसे ज्वाइन हो रही थी। नो तो मैम, हाँ अब ठीक है। मैम इशू की वजह से, नेटवर्क इशू की वजह से कट गई थी क्लास। फिर उसके बाद दो जगह ज्वाइनिंग दिखा रहा था तुम्हारा। नो ठीक है, मैम। अभी अभी ठीक है। हाँ ठीक है, तो एक्टिविटी 9.1 में क्या किया है कि 100 ml वाटर लिया है बीकर में और एक स्पैचुला सॉल्ट लिया है भर के, और दोनों को अलग अलग वेट ले लिया है, दोनों को मतलब सेपरेटली कर रख के, और उसके बाद दोनों को मिला दिया और सॉल्यूशन बना दिया, और सॉल्यूशन का वेट ले लिया और चेक किया कि सॉल्यूशन बनने से पहले जो वाटर प्लस सॉल्ट का वेट था, क्या सॉल्यूशन बनने के बाद जो सॉल्यूशन है उसका वेट बराबर है या नहीं। तो हम देखेंगे कि इस केस में जो सॉल्यूशन बनने से पहले अलग अलग वेट था उन दोनों को प्लस करने पे उतना ही वेट आ रहा है जितना सॉल्यूशन बनने के बाद वेट आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फिजिकल चेंज जब होता है उसमें मास चेंज नहीं होता है, जितना मास फिजिकल चेंज से पहले था उस चेंज के बाद भी टोटल मास उतना ही है। इसमें हम लोग शॉर्ट में पॉइंट्स बस बट नोट कर लेते हैं, जैसे पूरा डिटेल तो लिखने की जरूरत नहीं है। इफ वी टेक, क्या क्या लिया हमने, दोनों का वेट लिया ना, वेट ऑफ सॉरी 100 ml water and one spatula salt, इसका वेट ले लिया अलग अलग, और उसके बाद दोनों को मिक्स किया और
उसका वेट लिया। तो सेकेंड वेट हमने क्या लिया, वेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सेम सॉल्ट, जो सॉल्ट का वेट लिया था उतना ही सॉल्ट उसमें डिजॉल्व किया, सेम सेम सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, तो हमने ऑब्जर्वेशन में हमको क्या मिला, वी ऑब्जर्व द मास ऑफ द सॉल्यूशन is equal to the sum, equal to the sum of the masses of water and salt. मतलब वाटर और सॉल्ट का अलग अलग जो वेट था दोनों को सम किया तो उसी के बराबर सॉल्यूशन का मास आया, है ना, सॉल्ट टेकन। तो यहाँ से इससे हमको क्या कंक्लूजन निकला कि देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। ठीक है, ये कंक्लूजन निकला हमारा, फिजिकल चेंज में मास चेंज नहीं होता है। इसी तरह पेपर वाला जो एग्जांपल हमने लिया था उसमें भी अगर एक शीट ली पेपर की, उसका वेट लिया और उसके 10-12 टुकड़े कर दिए, पीसेस में उसको फाड़ दिया और सारे टुकड़ों का वेट लिया, तो भी मास जो होगा सिंगल शीट का जितना मास था उसके टुकड़े करने के बाद भी टोटल मास उतना ही रहेगा। तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। ठीक है, अब सेकेंड एक्टिविटी है नेक्स्ट केमिकल चेंज के लिए, एक्टिविटी 9.2। इसमें क्या किया है कि 20 ml विनेगर लिया है, ठीक है, कोनिकल फ्लास्क में, और 2 ग्राम बेकिंग सोडा लिया है एक बैलून में डाल के। ठीक है, और उसका दोनों का मास वेट ले लिया है। अब उसके बाद क्या किया कि बैलून में जो बेकिंग सोडा था उसको जो है विनेगर वाले इसमें कोनिकल फ्लास्क में उसको पलट दिया। तो हम देखेंगे उसमें बड़ी तेजी से ब्रिस्क एकदम एफोगेसिस झाग सा होता है, बनता है, और कोई गैस उसमें से निकलती है, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन उसमें हो गया। अब जब हो गया केमिकल रिएक्शन, उसके बाद जो सॉल्यूशन है उसका वेट लिया। तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि जो वेट है सॉल्यूशन का रिएक्शन के बाद वो कम आया। जो टोटल मास था विनेगर का 20 ml विनेगर का और 2 ग्राम बेकिंग सोडा का, उससे अब मास कम आया। तो फिर इस एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ हो गया, इसका मतलब तो इस एक्सपेरिमेंट को फिर रिपीट किया, और रिपीट जब किया तो इस टाइम जो है जो विनेगर लिया कोनिकल कोनिकल वो ऐसे होता है कोनिकल फ्लास्क जिसको बोलते हैं, ये इस शेप का होता है। ठीक है, ये कोनिकल फ्लास्क में विनेगर लिया और जो बैलून में वो लिया था बेकिंग सोडा लिया था उसको इसके ऊपर ही बांध दिया ऐसे, और यहाँ पर हमारे कोनिकल फ्लास्क में जो है विनेगर लिया और बैलून में यहाँ बेकिंग सोडा है। ठीक है, और इसको इसके ऊपर टाई कर दिया। अब क्या किया कि इसको अभी दोनों अलग अलग है, विनेगर और बेकिंग सोडा, और इसका वेट लिया दोनों का, और उसके बाद इसको बैलून को सीधा कर दिया तो बेकिंग सोडा गिर गया विनेगर के अंदर और रिएक्शन फिर हुआ, और रिएक्शन हुआ फिर, और बहुत ब्रिस्क एफोगेसेंस आई और कोई गैस निकली, लेकिन क्योंकि इसका मुंह बंद है तो वो गैस बाहर नहीं जा पाई, वो गैस बैलून के अंदर भर गई और बैलून फूल गया। अब रिएक्शन जब पूरा हो गया तब फिर पूरे सिस्टम का वेट लिया, तो हम देखे
कि जितना वेट पहले था उतना ही वेट बाद में भी है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले केस में जो वेट कम हुआ था उसमें जो यहाँ गैस बन रही थी वो गैस निकल गई और एयर में मिक्स हो गई। तो क्योंकि वो गैस का लॉस हो गया था इसलिए वेट कम आया था। अब सेकेंड टाइम जब हमने एक्सपेरिमेंट किया और इसमें इसका मुंह को टाई कर दिया, बैलून से बांध दिया, तो जो गैस फॉर्म हुई वो गैस बाहर नहीं निकल पाई, वो सिस्टम के अंदर ही रह गई। तो इस केस में जो मास था वो रिएक्शन से पहले जितना मास था रिएक्शन के बाद भी उतना ही मास आया। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो उसमें भी मास चेंज नहीं होता है। मीन्स रिएक्शन से पहले टोटल मास जितना था रिएक्शन के बाद भी उतना टोटल मास रहता है। मीन्स चाहे फिजिकल चेंज हो चाहे केमिकल चेंज हो मास चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग शॉर्ट में नोट कर लीजिए। इफ वी टेक, इसमें भी दो वेट लेंगे, weight of 20 ml vinegar and 2 gram baking soda. ठीक है, और उसको जो है टाई करने के बाद जो है रिएक्शन किया, और रिएक्शन जब फाइनल हो गया तो उसके बाद पूरे को उसका वेट लिया, वेट ऑफ फाइनल रिएक्शन मिक्सचर आफ्टर pouring baking soda into vinegar. तो इसमें हमने ऑब्जर्व किया, वी ऑब्जर्व that total mass of vinegar, total mass of vinegar and baking soda before the chemical reaction is equal to the total mass of कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है इसमें, टोटल मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर सब्सटेंस। Other substances formed after the reaction. तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि रिएक्शन से पहले जो विनेगर और बेकिंग सोडा का वेट था, रिएक्शन के बाद जो गैस हमने उसको स्केप नहीं करने दिया ना, बैलून में रख लिया, तो वो गैस प्लस जो सब्सटेंस सॉल्यूशन में बना उसका टोटल वेट उतना ही है। इसमें रिएक्शन क्या होता है, अभी तो आप लोग को फॉर्मूला है नहीं तो नाम से आप लोग लिख सकते हैं, विनेगर प्लस
बेकिंग सोडा, ये दोनों मिलके बना कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिखते हैं, प्लस अदर सब्सटेंस, तो भी फॉर्मूला आप लोग को है नहीं, अदर सब्सटेंस। जो एरो बीच में बना है ये रिएक्शन हो रहा है, एरो से जो पहले चीजें लिखी गई हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स, ये दोनों जितना भी एरो के पहले 2 3 1 जितनी भी चीज रहेगी, एरो से जो पहले लिखी रहेगी उन्हें हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स। और एरो का मतलब है यहाँ रिएक्शन हो गया, और रिएक्शन होने के बाद जो बना, जितनी भी चीज बनी, 1 बनी 2 बनी 3 बनी, जितनी भी बनी, दे आर प्रोडक्ट्स। ठीक है, उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो इस एक्टिविटी से भी हमको क्या पता चला कि देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग केमिकल चेंज। ठीक है, इन सब बेसिस पे से प्रूफ होता है लॉ ऑफ केमिकल, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है एंटनी लेवाइजियर ने दिया था 1789 में। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये दिया था एंटनी, सॉरी, एंटनी लेवाइजियर। उन्होंने दिया था 1789 में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ उन्होंने कहा कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। क्योंकि मास रिएक्शन से पहले जितना है रिएक्शन के बाद भी उतना है, इसका मतलब हम न तो किसी मैटर को क्रिएट कर सकते हैं न किसी मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज होता है। इसीलिए किसी भी रिएक्शन में, केमिकल चेंज में या फिजिकल चेंज में, जो मास है वो जितना पहले रहता है चेंज के बाद भी टोटल मास उतना ही रहता है। ठीक है, तो ये प्रूफ करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या है? मैटर कैन नाइदर be created nor destroyed in a chemical reaction। ना तो हम किसी केमिकल रिएक्शन में ना किसी मैटर को क्रिएट कर सकते हैं ना किसी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यहाँ क्रिएट करने का मतलब है नया कुछ भी नहीं बना सकते जो पहले नहीं था। जो बनता है सिर्फ रीअरेंजमेंट से बनता है। नया जो हमने कहा कि केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो वो जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है वो सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का। कोई नया एटम नहीं बनता है, नया मैटर नहीं बनता है।
है ना, जो पहले से प्रेजेंट है उन्हीं को रीअरेंज करके नई चीज बन जाती है। इसीलिए मास कभी भी नहीं चेंज होता है। रिएक्शन से पहले जितना मास था टोटल मास, रिएक्शन के बाद भी टोटल मास उतना ही रहता है। ठीक है, तो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, या हम कह सकते हैं कि मास इज कंजर्व रहता है। मास इज कंजर्व ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। या केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको आपके उसमें एक और एक्टिविटी दी है, उससे प्रूफ भी किया है। एक्टिविटी 9.3, इसमें किया है कि 10 ml सोडियम सल्फेट लिया है सोल्यूशन, 10 ml 1% सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन लिया है, और 10 ml 1% बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया, अलग अलग दोनों को अलग अलग, जैसे कोई फ्लास्क हो या बीकर हो जिसमें, और उसका वेट ले लिया टोटल। इसके बाद दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर बना उसका भी वेट ले लिया। तो इसमें भी देखा उसने कि टोटल मास जो है रिएक्शन से पहले जितना था वो है उतना ही मास रिएक्शन के बाद भी है। मीन्स हम कह सकते हैं टोटल मास रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसको भी आप नोट करना चाहे शॉर्ट में तो नोट कर सकते हैं। वेट लेते हैं, सपोज वेट 10 ml ऑफ 1%, ये मास बाई वॉल्यूम का है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट solution, and 10 ml, एक कंटिन्यूशन में लिख दें क्या, एक मिनट, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड 10 ml ऑफ, ये भी 1% लिया है, 1% मास बाय वॉल्यूम, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सेपरेटली है, अलग अलग। फिर दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स द टू सॉल्यूशन, मिक्स द टू सॉल्यूशन and weigh the mixture again. हम लोग क्या ऑब्जर्व किए, we observe that total mass remains the same, remains the same before and after, before and after
और केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से भी ये प्रूफ हो रहा है कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद मास चेंज नहीं हो रहा, टोटल मास। यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रहा है इसको नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, रिएक्शन हुआ और बना क्या, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों रिएक्टेंट है और ये दोनों प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास है। रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट्स है। इसके बाद एग्जांपल दिया 9.1। इस एग्जांपल में दिया है, इन ए ग्रुप एक्टिविटी स्टूडेंट प्लेस 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विथ 2.92 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन ए क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर है मतलब जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो पूरा उसके अंदर रहेगा, है ना। आफ्टर द रिएक्शन इज ओवर दे मेजर 1.76 gram of carbon dioxide and 0.72 gram of water and 4.44 gram of calcium chloride. Verify whether the law of conservation of mass is obeyed or not. तो ऐसे केसेस में ना सबसे पहले रिएक्शन देखना चाहिए। तो ये इसके अकॉर्डिंग है, रिएक्शन क्या क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट लिया था उसने और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और दोनों में रिएक्शन हुआ तो प्रोडक्ट बना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस कैल्शियम क्लोराइड। ये रिएक्शन। अब इसमें वेट दिया है, इसने वेट दिया, कैल्शियम कार्बोनेट का वेट दिया है 4.0 ग्राम। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दिया है 2.92 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का 1.76 ग्राम, वाटर का 0.72 ग्राम, 72 ग्राम, और कैल्शियम क्लोराइड का 4.44 ग्राम। ठीक है, कितना वेट दिया है। तो पूछ रहा है कि क्या इसमें ये रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे हो रहा है या नहीं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि रिएक्शन से पहले जो रिएक्टेंट का टोटल मास है वो रिएक्शन के बाद टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इसको हम लोग चेक कर सकते हैं कि एरो के पहले जितना टोटल मास है वो एरो के बाद टोटल मास के बराबर है या नहीं। ठीक है, तो हम टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट पहले निकाल लेंगे। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, तो मास ऑफ रिएक्टेंट एरो से पहले दो ही मास है, क्या क्या है हमारा 4 प्लस 2.92, इतना ही है। इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा आएगा 6.92 ग्राम। ठीक है, ये मास ऑफ रिएक्टेंट आ गया। अब प्रोडक्ट क्या निकालें, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स।
तो प्रोडक्ट में 3 चीज है, तो क्या क्या है, 1.76 ग्राम है, प्लस 0.72 ग्राम है, प्लस 4.44 ग्राम है। तो इन तीनों को प्लस कर ले, इन तीनों को प्लस करके भी हम देखेंगे कि हमारा आएगा 6.92 ग्राम। तो इसमें हम देख रहे हैं कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रहा है। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, सिंस मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। Therefore, law of conservation of mass is obeyed। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आएंगे तो आपको ऐसे ही करना होगा। मास ऑफ रिएक्टेंट निकाल लिए, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट निकाल लिए, अगर दोनों इक्वल है इट मींस इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, आंसर हो गया ये। अब टाइम तो खत्म हो रहा है, इसलिए मीटिंग एंड कर रहे हैं और कल फिजिक्स का क्लास होगा। ओके, आप लोग नोट कर लीजिए फिर बताइए। ओके मैम। मैम एक सेकेंड। हाँ कर लो। मैम डन। सूर्य कुमार, मैम डन। ठीक है, मीटिंग एंड कर रहे हैं। ओके, नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार मैम।